हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं एसकेएल स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन फंसता है, जो हर बार रिपीट होता है। ठीक है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे रदरफोर्ड ने किस तरह से निष्कर्ष प्राप्त किए थे। ठीक है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या बेटा, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था। ठीक है ना। और अपने इस प्रयोग में उन्होंने एक पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व से, ठीक है ना, एक पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक बहुत ही स्वर्ण पत्र से टकराया। ठीक है ना, एक बहुत ही स्वर्ण पत्र से टकराया और उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। ठीक है ना, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, एक प्रयोग किया और अपने इस प्रयोग में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया था जिसका नाम पोलोनियम था। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रयोग किया और अपने इस प्रयोग में पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव नामक तत्व से निकलने वाली अल्फा किरणों से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली किरणों को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया। एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया जिससे निम्नलिखित तथ्य या फिर निष्कर्ष बोल सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त हुए। ठीक है ना। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने बेटा क्या किया, एक प्रयोग किया और अपने इस प्रयोग में उन्होंने पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व से, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व से
निकलने वाली अल्फा किरणों से, उच्च गति ऊर्जा से निकलने वाली जो किरणों है को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया, जिससे उन्होंने क्या किया बेटा, निम्नलिखित जो है निष्कर्ष प्राप्त किए, यानी कि तथ्य प्राप्त किए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास, ठीक है ना, एक परमाणु है और इस परमाणु का यहाँ पर केंद्रक होगा जिसे नाभिक बोलते हैं। बेटा ये क्या है, इसकी नाभिक है, नाभि है, ठीक है ना, जिसे नाभिक बोलते हैं। ठीक है। और ये नाभिक धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला केस क्या बताया उन्होंने कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, ये अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, ये अधिकांश अल्फा कण क्या करते हैं बेटा, स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बेटा, खोखला है। तो परमाणु का अधिकांश भाग बेटा किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, ये स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है ना। ठीक। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बेटा, खोखला है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं ये अधिक कोण पर, ठीक है ना, ये अधिक कोण पर या फिर 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाते हैं बेटा, प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित। ठीक है ना। या तो ये अधिक कोण पर या फिर ये 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएंगे, प्रकीर्णित हो जाएंगे, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का जो केंद्रक है वो धनावेशित है। कैसा है बेटा? धनावेशित है। तो परमाणु का जो केंद्रक है ये धनावेशित है। ठीक है ना। इस पर प्लस चार्ज है। अगर इस पर प्लस चार्ज है, धनावेशित है, तो इसका मतलब ये क्या है, अल्फा किरणों को प्रतिकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण पर भी हमारे पास धनावेश चार्ज होता है। ठीक है ना। और जब इस पर धनावेश चार्ज होता है तो नाभिक जो है ये भी धनावेशित है, और नाभिक भी धनावेशित है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, यानी प्रतिकर्षित करेंगे अल्फा किरणों को। ठीक है ना। तीसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक से टकरा करके स्वतः ही अपने मार्ग में, स्वतः ही क्या बेटा, अपने मार्ग में वापस लौट आता है। स्वतः ही अपने मार्ग में वापस लौट आता है। ठीक है ना। तो 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो स्वतः ही अपने मार्ग में वापस लौट आता है। तो इसका कारण यह हुआ कि जो नाभिक है आपके पास, ये नाभिक जो है, यानी कि जो परमाणु है, परमाणु का जो केंद्रक है वो उसके नाभिक में उपस्थित है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहां पर है, इसके नाभिक में उपस्थित है। तभी वो है अल्फा कण को उसी मार्ग में क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 निष्कर्ष जो है प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बेटा, खोखला है। ठीक। पॉइंट नंबर 2 कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अधिक कोण पर या फिर 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं बेटा, प्रकीर्णित होते हैं, यानी प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु का जो केंद्रक है वो कैसा है बेटा, धनावेशित है। कैसा है? इस पर धनावेशित चार्ज है, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है, और ये इसका जो परमाणु का जो केंद्रक है ये भी धनावेशित मिल गया। तो सेम चार्ज मिला, और जब सेम चार्ज मिला तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे ये बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना। तो इससे यह पता चलता है कि इसका परमाणु का जो केंद्रक है ये धनावेशित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक से टकराकर स्वतः ही अपने मार्ग में वापस लौट आता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो
20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक से टकरा करके स्वतः ही अपने मार्ग में वापस लौट आता है। तो इसका कारण यह हुआ कि परमाणु का जो केंद्रक है उसमें द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है ना, उसमें द्रव्यमान उपस्थित है, तभी वह क्या कर रहा है भाई, अल्फा कण को टकरा करके वापस उसी मार्ग में भेज रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पर जो है नोट कराऊंगा। ठीक है, अब हम इसके 3 निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है ना, अब हम इसके 3 निष्कर्ष देखेंगे। पहला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है ना, तो पहला केस क्या हुआ इसमें निष्कर्ष के अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं बेटा वो स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बेटा, खोखला है। ठीक है ना, तो इस तरह से अधिकांश भाग अल्फा कण जो होते हैं, ये अधिकांश अल्फा कण जो है पर स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, तभी इससे ये पता चलता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है बेटा ये क्या है, खोखला है। ठीक है ना, इस तरह से। तो किनारों पर क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पॉइंट नंबर 2, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है ना, कुछ अल्फा कण 90 या फिर अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि कि परमाणु का इससे यह पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित ठीक है ना, परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है, तभी वह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है,
नाविक कहते हैं, जिसे नाविक नाविक कहते हैं। ठीक है ना। तो कुछ अल्फा कण, पॉइंट नंबर 2 क्या देखा हमने, कुछ अल्फा कण 90 अंश या फिर अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है। ठीक है ना, धनावेशित है होता है, तभी वह अल्फा कणों को क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षित करता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नाविक कहते हैं। तो देखो कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर या फिर 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से प्रकीर्णित होते हैं यानी कि प्रतिकर्षित होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो परमाणु है, इस परमाणु का जो केंद्रक है वो क्या है बेटा, धनावेशित है, तभी वह अल्फा कणों को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नाविक कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा है, एक अल्फा कण ऐसा है जो नाविक से टकराकर स्वतः अपने मार्ग में वापस लौट आता है। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्रक में है। ठीक है ना, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा है जो नाविक से टकराकर स्वतः ही अपने मार्ग में वापस लौट आता है। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्रक में है, यानी केंद्रक में कुछ ना कुछ मास है, यानी कि द्रव्यमान है, तभी वह अल्फा कण जो है अपने स्वतः ही मार्ग में क्या टकरा करके वापस लौट रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने इसके ये रदरफोर्ड के 3 निष्कर्ष यहाँ पर देखे। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ठीक है ना, और हमारे इस YouTube चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के YouTube चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल सके। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।